अली भाई, अगर आप ये बताना चाहें, आप ऐसे किसको वोट करेंगे अगर आप बताना चाहें? मैंने तो जमात इस्लामी को वोट करना है इंशाल्लाह, ताकि मैं कम से कम ये वो वोट है मैं अल्लाह की बारगाह में जस्टिफाई कर सकता अली भाई, नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब, और मैं चाहूंगा आप इस पर दो टोक राय अगर दें, क्योंकि आप दो टोक राय देते हैं। इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छा सियासतदान और हमारे मसाइल का हल कौन है? आपके स्टूडेंट्स, आपको देखने वाले किसे वोट दें? हूं। मैं तो कहूंगा कि सिराजुल हक साहब को लाया जाए फ्रंट पे। अल्लाह खैर। हाँ, उनको भी एक चांस दिया जाए। देखे ना, उनके जाहिर और बातिन के अंदर कोई समझ लें तजाद मौजूद नहीं है, और एक सादा जिंदगी वो गुजार रहे हैं। फिर जमात इस्लामी के अंदर कॉम्पिटेंट लोग भी मौजूद हैं जो वाकई मेरिट की बुनियाद के ऊपर आते हैं, तो उन्हें भी एक मौका देना चाहिए। फिर सबसे बढ़कर हमारी सुप्रीम कोर्ट, जो किसी को सादिक और अमीन कहती है, किसी को नहीं कहती है, वो तो आपको पता है। उस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा था कि अगर वो वाकई वाला सादिक और अमीन वाला वो कानून लागू किया जाए तो सिर्फ सिराजुल हक साहब बचेंगे। ये तो उन्होंने खुद भी माना था, तो मेरा ख्याल है उन्हें मौका दिया जाए। लेकिन अली भाई, ये प्रैक्टिकल तो नहीं है ना, आप भी जानते हैं पूरी कौम इस पर मुत्तहिद नहीं हो सकती, तो मैं प्रैक्टिकली तो अगर मेरे ख्याल है कौम को अब सोचना चाहिए ना यार। सारों को आप देख चुके हैं ना, तो उनको भी मौका दें ना। अली भाई जिस उनको तरह पीटीआई वाले कहते हैं कि हम इन पार्टियों को इतने अरसे से देख रहे थे, तो यार अब जे इनको भी, जमात इस्लामी को भी मौका दें ना। अली भाई, अगर आप ये बताना चाहें, आप वैसे किसको वोट करेंगे अगर आप बताना चाहें? मैंने तो जमात इस्लामी को वोट करना है इंशाल्लाह, ताकि मैं कम से कम ये वो वोट है मैं अल्लाह की बारगाह में जस्टिफाई कर सकता अली भाई, फिर ये मामला टीएलपी वाला नहीं हो जाता कि हम उनके किरदार को देखकर या उनकी बातों को देखकर वोट करें? कोई प्रैक्टिकल प्लान तो जमात इस्लामी के पास भी नहीं है। ये प्रैक्टिकली क्या होगा? वो हूं। कहते नहीं, हैं। मुझे बताएं, जमात इस्लामी ने जब से मुनव्वर हसन साहब के बाद उन्होंने तहवील किबला की और वो इस्टेब्लिशमेंट की बी टीम बनने से इनकारी हो गए, जो पहले वो हुकूमतें गिराते थे, उसके बाद से आप मुझे बताएं, क्या कभी उन्होंने इस किस्म की कोई जलील हरकत की है, या उन्होंने कभी कोई नॉन स्टेट एक्टर वो बने हो? आप मुझे कोई एक वाक्य बता दें जिसमें नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर सामने आए हो। आप जिन जमातों के, मजहबी जमातों के नाम ले रहे हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर के तौर पर भी तो सामने आती है ना। भाई जमात जमात इस्लामी के पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये लोग अपना प्रोटेस्ट भी बड़े महजब अंदाज में रिकॉर्ड करवाते हैं। आप इनके मुखालफिन के बारे में भी इन्हें जुबान इस्तेमाल करते हुए देखें, कितनी यानी ये अच्छी जुबान इस्तेमाल करते हैं। अली भाई, वो तो सीधा सीधा हुनूद यहूद का एजेंट होने का दावा करते हैं। कहते हैं कि ये जैसे मौदूदी साहब का टेक्स्ट है, आप जानते हैं कि ये जिम्मी के तौर पे नॉन मुस्लिम्स रहेंगे, तो ये दूसरे मसाइल भी तो यहाँ खड़े हो जाते हैं। फिर तीसरा मसला कि उनके पास कोई प्रैक्टिकल प्लान भी तो नहीं है। करेंगे क्या? सूद की इकोनॉमी को चलाएंगे कैसे? वो आके अगर कल सूद बंद कर देते हैं अचानक, तो इकोनॉमी तो बैठ जाएगी। तो प्रैक्टिकल प्लान भी तो कोई नहीं है उनके पास। तो आपको ये किसने कह दिया कि जमात इस्लामी कहती है कि हमने आके आईएमएफ से फौरन प्रोग्राम खत्म कर देना है? क्या उन्होंने कहना है कि नहीं ऐसी आया जे गोरी, आया जे फलाना? ये कभी इस तरह की एक आप समझ ले बेवकूफाना गुफ्तगू अभी कभी आपने जमात इस्लामी के किसी लीडर से सुनी है? मेरे भाई, वो हमारे बाकी पॉलिटिशियन से ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, और ज्यादा वो पॉलिटिक्स को, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझते हैं। वो कभी भी ये काम नहीं करेंगे जो आप समझ रहे हैं उनके बारे में। आप बाकी लोगों से ना उनको कंपेयर करें कि वो इस किस्म की सोच रखने वाले लोग हैं, नहीं, वो हमारी तरह की सोच रखने वाले लोग हैं। वो ग्राउंड रियलिटीज को समझते हैं। ये इमेज, ये चंद एक मजहबी जमातों की वजह से लोग समझते हैं जमात इस्लामी भी इस तरह की है। ऐसा नहीं है। अब रहेगा मौलाना मौदूदिया के हवाले से रहिमहुल्लाह ताला, तो जिम्मी के हवाले से, जिम्मी के जो हुकूक है आपको पता है क्या है इस्लाम में? जी। बुखारी में हदीस है कि जिसने जिम्मी को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, अगरचे वो मुसलमान भी हुआ। जिम्मी के तो बड़े हुकूक हैं। जिम्मी के हमें टैक्स वापस करने पड़ जाएंगे अगर कोई जिम्मी कत्ल होता है, तो जितने हमने टैक्सेस आज तक लिए उन्हें वापस करने पड़ेंगे। अगर जिम्मियों वाले हुकूक यहाँ पे मिल गए ना आपके यहाँ पे अकलियतों को, तो यकीन करें वो तो खुशी से छलांगे मारेंगे। मैं कहता हूँ जिम्मी वाले हुकूक मुसलमानों को भी यहाँ पे मिल जाए ना, तो वो खुशी से छलांगे मारेंगे। हमें तो हमारे हुकूक का पता ही नहीं है। आप उनसे भी बात पूछें, प्लान उनके पास मौजूद है। इनके पास जो प्लान मौजूद है माशाअल्लाह ताला, इससे अच्छे प्लान उनके पास मौजूद है। उनके पास पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। चलिए भाई, जिम्मी वाली और ये डिबेट ज़ाहिर है दूसरी है। कभी आपको दोबारा कभी आपसे दोबारा जहमत आपको देंगे कि उस पर बात कर सके। मुझे ये बताइए कि चले, पहले नंबर पे तो आपने जमात इस्लामी बता दिया, दूसरे नंबर पे आपके ख्याल में कौन आता है आपके नजदीक? मैं चाह रहा हूँ ताकि आप नाम लेके पॉलिसी डिफाइन कर सके, ताकि वाकई देखने वालों को पता हो, अच्छा भाई इसे वोट करना है या इसका केस जरा ज्यादा अच्छा बनता है। जी, पहले नंबर पे तो जमात इस्लामी, दूसरे नंबर पे पीटीआई आती थी, लेकिन अब सारे दूसरे नंबर पे आ गए।
تو इन दो नंबरों में से के अंधों में से कोई काना राजा भी है या नहीं है? आप मुझे घेर घार के कहाँ लाना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ मैं उस बात का जवाब देना नहीं चाहता ना, अच्छा ठीक है मैं उस तरफ सोचना ही नहीं चाहता। मैं समझता हूँ कि हमें अब जमात इस्लामी को भी मौका देना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि 2018 के इलेक्शंस की बात है, उस वक्त जो फॉरेन से मुख्तलिफ सहाफ़ी कवर करने के लिए आए हुए थे ना इलेक्शंस को, उनमें से एक जो है ना वो यहाँ आके पाकिस्तान में वो हायर करते हैं, जो लोग लोकल लोगों के साथ मुलाकात करवा देते हैं, एमएनएस और एमपीएस जो उम्मीदवार हैं उनके साथ। तो मेरे एक कज़न भी थे, वो इंग्लिश अच्छी बोल लेते थे, तो वो भी साथ अटैच हुए। जमात इस्लामी वालों से भी उन्होंने मुलाकात कराई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, पीटीए वालों के साथ, और पूरा वो इलेक्शन के दौरान उनके साथ अटैच रहे। एंड पे उन्होंने पूछा कि बताएं आपकी क्या राय है, तो उस गोरे ने ये कहा था कि आपके मुल्क को अगर ये पूरी सिचुएशन से कोई जमात निकाल सकती है ना, तो वो जमात इस्लामी है। वो बड़ा हैरान हुआ कि मौलवी, उन्होंने कहा यार मैंने देखा है इनको बात करने की तमीज है, इन्हें वर्ड पॉलिटिक्स का पता है, ये सारे एजुकेटेड लोग हैं, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई अनपढ़ बंदा इनमें नजर ही नहीं आता। फिर इनके अंदर जो है वो उस तरीके से मलूकियत नहीं है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के बाद उनकी बेटी आ गई है, भुट्टो खानदान उसी तरीके से मामले को आगे लेके चल रहा है। इनमें वो चीज नहीं है, मौदूदी साहब की कोई औलाद इसमें सामने नहीं आई है। एक पूरा सिस्टम के तहत ऊपर लोग आते हैं, तो एक ट्रू डेमोक्रेसी इस जमात के अंदर मौजूद है। तो ये यानी मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाहर के लोग भी आके जब ऑब्जर्व करते हैं वो खुद बोलते हैं कि ये ऐसा ही है, तो मौका उनको देना चाहिए ना जी। ये जो आपका इमेज है ना कि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के मजहबी लोग हैं और वो इस तरह नहीं है, वो आके तो फलां चीज पे पाबंदी लगा देंगे, फलां चीज पे पाबंदी लगा देंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो इसी मुआशरे का हिस्सा है। अली भाई, हमने कोशिश तो ये की थी कि इसको 2 हिस्सों में मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन आप क्योंकि इतने दो टोक जवाब दे रहे हैं और आपसे मैंने इजाजत ली कि हम ज्यादा वक्त अगर आपसे ले सकें, तो मैं चाहूंगा कि आखिरी हिस्से में हम सुप्रीम कोर्ट पे बात करें। तो अब तक इस हिस्से के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और अगले हिस्से में आपसे मुलाकात होती है।